नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपके लिए एमपीपीएससी, एमपीएसआई एंड एमपी पुलिस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और ऐसे सेट ऑल ओवर मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आऊँगा, और जिससे आप मध्य प्रदेश का स्टैटिक पोर्शन पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो और मोस्ट ओवर एग्जाम में आप अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, मेरी आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि आप इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ में एक रफ और पेन भी लेके आप बैठें, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मल्टीपल प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम समझते हैं कि कौन सा आंदोलन कौन से शहर से संबंधित है, या उस आंदोलन में कौन कौन से जो मुख्य भूमिका या मुख्य जो व्यक्ति रहे हैं उनका क्या योगदान है। तो दोस्तों, इसका जो अगर एक राइट क्रम अगर हम देखें तो इसका जो सही होगा कि जंगल सत्याग्रह है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में संपन्न हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो वहाँ के निवासी थे, या सिवनी डिस्ट्रिक्ट के जो जनरली जो कि खास करके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने इसमें काफ़ी बड़ी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे अदा की थी। और वनों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए उन्होंने जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है दोस्तों चौहान आंदोलन। चौहान आंदोलन एक आंदोलन था, काफ़ी उच्च लेवल का आंदोलन था इन मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्पेशल जाति या कम्युनिटी विशेष व्यक्तियों को यहाँ पे एक आंदोलन में उनको भाग उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर चौहान कम्युनिटी के लोग हैं उनका इसमें योगदान था, जिसकी वजह से यहाँ पे चौहान आंदोलन इसका नाम रख गया। नेक्स्ट है दोस्तों सराफा कांड। सराफा का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति सोना, चांदी या जो कीमती आभूषण बेचता है या उनका आयात निर्यात करता है वहाँ पे, या उनको स्टोर किया जाता है, उसको यहाँ पे सराफा कहते हैं। तो सराफा कांड हुआ था इंदौर में, जहाँ पे बहुत सारे सोने चांदी की यहाँ पे लूट हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और मध्य प्रदेश के इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया, सराफा कांड इन इंदौर। नेक्स्ट है दोस्तों चरण पादुका कांड। एक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध है। आपने चरण पादुका कांड जो है ये मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के लौड़ी क्षेत्र में, एक लोकस नगर नाम का क्षेत्र है जिसको लौड़ी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे चरण पादुका कांड हुआ था 1930 में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो हत्याकांड जो हुए हैं हमारे भारत देश में वो काफ़ी ज़्यादा निर्देश और बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की एक बर्बरता कही जाती है उसको लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे भारतीयों ने जो दुख दर्द और जो उनकी जो पीड़ाएं झेली हैं वो इन हत्याकांडों के जरिए निर्दोष लोगों को, निर्दोष क्रांतिकारियों को इस आंदोलन में या ऐसे हत्याकांडों में उनको यहाँ पे मार दिया गया। जैसे दोस्तों जलियांवाला बाग है 1919 में, किस तरीके से जनरल डायर ने निर्भीक तरीके से लोगों को मार दिया था बिना किसी दया और धर्म को देख करके। तो कुछ वैसा ही दोस्तों हुआ था चरण पादुका हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के राष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, और इनका काफ़ी बड़ा दोस्तों योगदान है मध्य प्रदेश के इतिहास में, और उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं ये जनरली 1992 से 1997 तक भारत देश के 9वें यानी 9वें राष्ट्रपति रहे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए, और 1985 में राजीव गांधी सरकार के टाइम पीरियड पे यानी 1985 में पंजाब के राज्यपाल का भी इन्होंने कार्यभार संभाला। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश की भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवास
विनाश का एक उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे अगर इंटरेस्टिंग अगर हम बात कहें कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड में खास करके जो मॉडर्न टाइम है यहाँ पे वनों का और हमारी पृथ्वी का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो फैक्ट्रियां लग रही हैं या जनरली जो बहुत बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं उनको लेकर के, तो उसी में हमारा पर्यावरण आता है। और पर्यावरण का अगर सबसे ज़्यादा किसी फैक्टर से अगर नुकसान है तो वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को साफ करना। यानी अगर हम एक देखें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है इस उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को, जिसकी वजह से एक प्रमुख विनाश का जो कारण बन रहा है, अब धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, वो यहाँ पे समाप्त होते जा रहे हैं या उनका यहाँ पे वनीकरण हो रहा है या उनको स्पेशल तरीके से कहीं ना कहीं उनको काटा जा रहा है या उनके लिए जो गलत तरीके से जंगलों पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि हमारे प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों जो पर्यावरण विनाश है, जिसको निवास स्थान का नुकसान या विनाश स्थान की कमी भी यहाँ पे कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राकृतिक निवास स्थान अपनी मूल प्रजातियों का समर्थन करने में असमर्थ हो जाता है और कहीं ना कहीं जो जीव हमारे पहले साइट पर निवास करते थे अब वो विस्थापित हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है और ऐसे जीव विविधता की प्रजातियों में प्रचुरता की ज़्यादातर कमी आ रही है। और हमारे जो डाइवर्ट प्लांट हैं या हमारे जो डाइवर्ट क्षेत्र हैं, जिनको हम बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज से इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रजातियां और उनकी जातियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत देश के जो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड है, जो बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, उनमें भी इसका काफ़ी नेगेटिव असर जो है वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी दुर्गावती किस गोंड राजा की पत्नी थी? तो दोस्तों रानी दुर्गावती जो हैं ये महाराजा दलपत शाह की पत्नी थी। और रानी दुर्गावती कालिंजर की राजकुमारी, इसको आप जरूर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपको इतिहास में पता भी होगा, कालिंजर की राजकुमारी और चंदेल राजा कीरत सिंह की बेटी थी। चंदेल राजा कीरत सिंह, जिनका विवाह राजा दलपत शाह से हुआ तथा अपने पति की मृत्यु के बाद वह अकबर की सेना के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ी और रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को परास्त किया और एक नारित्व और एक महिला नारित्व का उन्होंने बेहतर परिचय। और आज के टाइम पीरियड पे दोस्तों रानी दुर्गावती के नाम पे बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और उनकी जो वीरता की गाथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, जिससे महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा आए, महिलाओं के अंदर एक एनर्जी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और उन्हें 1936 में स्थापित किया गया था, जबकि इसे 1936 में स्थापित किया गया था। दोस्तों उच्च न्यायालय जो है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे गिलबर्ट स्टोन। अब नागपुर उच्च न्यायालय के पहले व्यक्ति थे गिलबर्ट स्टोन और इन्हीं ने ही दोस्तों 1936 में इस उच्च न्यायालय की स्थापना की। और यह भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा सेक्शन 108 के तहत 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में इसको स्थापित किया गया। देन दोस्तों गिलबर्ट स्टोन यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने। गिलबर्ट स्टोन, एक जीव जो एक नए स्थान पर अपने लिए घर बनाता है उसको क्या कहते हैं? एक जीव नए स्थान पर अपना घर बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों विदेशी प्रजातियां या एक्सोटिक स्पीसीज, विदेशी प्रजातियां। अब दोस्तों जो स्पीसीज है एक्सोटिक, एक कहीं ना कहीं वो स्पीसीज या वो प्रजातियां हैं जिनके सेल्फ के जो हाउस हैं या सेल्फ के जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, या उस जगह पे अगर हम बात करें किसी मान के चलो शेर, चीता, भालू या कोई स्पेशल पक्षी,
तो स्पेशल पक्षी का जो स्वयं का वो स्थान है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, या फिर उस स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण या फिर वहाँ के लोग जो है उनको लगातार मार रहे हैं, जिसकी वजह से वो विलुप्त प्राय की श्रेणी में आ गए। तब जाकर उन्होंने अपना एरिया, अपनी स्थिति वहाँ पे चेंज करते हुए विदेशी प्रजातियों की श्रेणी में उनको जाना पड़ा, जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में मानव द्वारा एक नए पारिस्थितिक तंत्र में पेश किया गया और जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, चूंकि भी नई जगह पे आए हैं किसी दूसरे स्थान से। तो इस तरह के परिचय या प्रकृति की इस घटना को अक्सर हम एक्सोटिक स्पीसीज या विदेशी प्रजातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे में मूल्यवान या उपयोगी सामग्री को दुर्प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो रिकवरिंग वैल्यूएबल प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। इसका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। चाहे आप देख लीजिए जो खाद है या जो वेस्ट पदार्थ है, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े महानगरों में जो शहरों से आया जो हाई लेवल पे भरा हुआ है जो कचरा होता है, उसके बड़े बड़े पहाड़ लगे होते हैं। अब उस कचरे को बार बार रिसाइकिल किया जाता है। उसके अंदर के जो सही चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो प्लास्टिक हो गया या लोहे की कुछ बॉटल्स हो गई या फिर कांच की बॉटल्स हो गई, उनको जनरली प्यूरिफाई करके या उनको पुनर्चक्रित करके एकत्रित करने पर उनके साधन की महत्वता दी जाती है, जिसके कचरे के रूप में जनरली उनको पुनर्चक्रित करके दोबारा सही तरीके से हम प्राप्त कर पाते हैं। देन दोस्तों, यह ऊर्जा भी बनाने में काम आता है, जिसमें लकड़ी, पानी और खनिज जैसी प्राकृतिक संसाधनों को इससे संरक्षित किया जा सकता है। और वेस्ट और खराब मटेरियल पदार्थ या पानी या किसी भी प्रकार का केमिकल, उसको रिसाइकिल करके या पुनर्चक्रित करके हम वापस उसकी पुरानी स्थिति में ला देते हैं, उसको पुरानी तरीके से हम बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको सही सम्मिलित करना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो सही है। तो क्वाटन यानी अगर हम बात करें कि जो क्वाटन है दोस्तों वो कितने लेवल पर सही है, तो क्वाटन यानी होता है कपास, और कपास और गन्ने का जो एक समरूप है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन दोस्तों, ये दोनों जो हैं ये जायद फसलों में आते हैं। कपास और गन्ना जो है इस जायद फसलों में नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा। यानी इसका जो राइट इसने पूछा है कि गलत आंसर कौन सा है, तो कपास और गन्ना नेगेटिव है क्योंकि ये जायद में नहीं आता है। देन दोस्तों, खरीफ की जो क्रॉप है उसमें आपका राइस और मक्का आता है। रबी की जो क्रॉप है उसमें गेहूं और मस्टर्ड यानी सरसों आता है। और जो कैश क्रॉप की अगर हम बात करें, नकदी फसलों की अगर हम बात करें, तो जूट और तंबाकू ये नकदी फसलों में आते हैं। दोस्तों, गन्ना भी नकदी फसलों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजगर दादर किस राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में स्थित रॉक पाइथन के लिए प्रसिद्ध है? अजगर दादर यह राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन का एक हिस्सा है। यह हिस्सा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों, जो अजगर दादर है एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बफर जोन की एक ग्राम केकया, इसको ग्राम केकया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मंडला में ही स्थित है। अब चूंकि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है ये मंडला में सिचुएटेड है और अजगर के लिए प्रसिद्ध है। अजगर एक सांप की प्रजाति होती है और इस विभाग के क्षेत्र में ऑलमोस्ट टूरिज्म जोन को बढ़ाने की योजना भी लगातार हो रही है और हमारे जो पर्यटक हैं वो ज़्यादातर इस बफर जोन में जाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। अब दोस्तों, जनरली होता क्या है कि हर एक नेशनल पार्क को 3 जोन में बांटा जाता है। एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन और एक होता है आउटर जोन। आउटर जोन में जनरली आमतौर पर सभी जीव जंतु और लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो कोर जोन होता है जहाँ पे जीवों को स्पेशल तरीके से संरक्षण दिया जाता है और आम व्यक्ति आम नागरिक वहाँ पे जा नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी वहाँ पे पाबंदियाँ और बहुत सारे नियम और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तभी जाके आप उस कोर जोन में वहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा थर्मल प्रदूषण का कारण बन सकता है, यानी जो थर्मल पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा किससे फैलता है। तो दोस्तों थर्मल प्रदूषण को फैलाने के लिए जो बिजली संयंत्र है यानी जो पावर प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर कारगर सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें कोई रेजिडेंशियल हाउस यानी आवासीय जो मकान है इनसे तो नहीं फैल रहा। समुद्री जीवों की मृत्यु इससे भी बहुत हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जो पावर प्लांट्स हैं यानी जो बिजली घर हैं उनसे ज़्यादातर आपको थर्मल प्रदूषण फैलने की आशंका होगी, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा उसको प्रभावित करता है बिजली संयंत्र को, कंपैरिजन टू तेल रिसाव, कंपैरिजन टू समुद्री जीवों की मृत्यु और या फिर आवासीय मकानों की ज़्यादातर जो एक क्राइसिस है उसको देख करके। इसके लिए जो इसका राइट आंसर है पावर प्लांट यानी बिजली संयंत्र। अब दोस्तों ऊर्जा संयंत्र उत्पन्न करने वाला एक बिजली संयंत्र भी है जो कि तापीय प्रदूषण का एक कारण है। तापीय प्रदूषण यानी टेम्परेटेड पॉल्यूशन, जो कि इसको हम थर्मल प्रदूषण भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में जनरली जो गुणवत्ता में जो गिरावट जनरली होती है तापमान की, या फिर हमारे वातावरण में जो कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, यह ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और पावर प्लांट से निकलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं दोस्तों वो सामान्यतः कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होती हैं, जो कि वापस वाटर बॉडी में मिल जाती हैं, जिससे जो प्रदूषण का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे की वजह से जो बिजली संयंत्र हैं उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन दोस्तों हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड और काफ़ी ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।